हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग इकोनॉमिक्स विद गौतम नारंग। आज हम पिछले चैप्टर जो हमने पिछली वीडियो आपने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो वी आर डूइंग टुडे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियोस पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इन वीडियोस को। किसी का फायदा ही होगा। इनफैक्ट ये इजी हो जाता है सबके लिए समझना। आज फिर शुरू करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सी दिस इज अ कंटिन्यूएशन वीडियो ऑफ द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब या तो आप उसको यूज कर लेंगे या उसके थ्रू को अच्छा और बनाएंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट को रीसेल नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब आप वो प्रोडक्ट को अपने लिए ही इस्तेमाल करेंगे, उन्हें हम कहते हैं फाइनल गुड्स। Goods purchased by consumer household as they are meant for final consumption। मतलब जो कंज्यूमर हाउसहोल्ड लेता है क्योंकि वो उसके कंजम्पशन के लिए है, तो उसको हम कहते हैं आपका फाइनल गुड। जैसे कि एग्जांपल मिल्क, अगर मिल्क एक हाउसहोल्ड ले रहा है तो वो फाइनल गुड है। लेकिन अगर एक स्वीट शॉप सेलर मिल्क को लेके प्रोसेस करके आगे सेल करता है तो वो इंटरमीडिएट गुड है। गुड्स परचेज बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। मतलब कंपनी आगे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कोई नई प्रोडक्ट खरीदती है, जैसे एक नई मशीनरी खरीदी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो फिर वो क्या होगा? अगेन फाइनल गुड, क्योंकि मशीनरी बेच नहीं रहे हैं। अब बच्चों का डाउट होता है सर ये कैसे? क्योंकि मशीनरी को कभी ना कभी तो रीसेल करेंगे। हाँ, कभी ना कभी तो करेंगे, जब वो डिप्रिशिएट हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, पर अभी तो नहीं कर रहे ना। तो अभी तो वो क्या है आपका फाइनल गुड। अभी वो हमारे मटेरियल के अंदर मिक्स होके भी नहीं जा रही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक कुल्फी बेचने वाला कुल्फी के कंटेनर के अंदर कुल्फी को जमाता है। वो आपको कुल्फी देता है, पर वो कुल्फी का कंटेनर तो आप यूज नहीं करते ना, वो उसमें मिक्स भी नहीं होता। लेकिन कुल्फी का कंटेनर यूज कौन कर रहा है? वो कुल्फी बनाने वाला। तो इसलिए वो कुल्फी का कंटेनर क्या हो गया? फाइनल गुड। नेक्स्ट देखिए, intermediate goods. Intermediate goods refer to those goods which are used either for resale or for further production in the same year। प्लीज ये ध्यान रखना, सेम ईयर वर्ड बहुत जरूरी है। आगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक ही साल में इस्तेमाल हो जाते हैं आगे रिप्रोसेस होने के लिए या रीसेल होने के लिए। जैसे कि मिल्क को प्रोसेस करके आगे चीज बना दिया, तो मिल्क अब क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड। पहले मिल्क हाउस होल्ड ले गए थे तो वो था फाइनल गुड, पर प्रोसेस करके चीज बना दिया तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड। गुड्स परचेज फॉर रीसेल एंड गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अगर मिल्क एक डेयरी शॉप खरीदती है, उसको बेचने के लिए ले रही है, तो अगेन वो क्या हो गया? रीसेल। और अगर उसको प्रोसेस करके चीज बना रहे हैं तो फॉर फर्दर प्रोडक्शन। दोनों केसेस में जो मिल्क है वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड। Important points about intermediate goods: they are generally purchased by one production unit from another production unit। normally एक कंपनी दूसरी कंपनी से खरीदती है उसको और आगे प्रोसेस करने के लिए। जैसे हम मान लेते हैं कि अमूल ने मिल्क लिया, उस मिल्क को उसने बेच दिया आगे किंग कुल्फी को, हैवमोर को। अमूल ने मिल्क लिया, अमूल ने मिल्क बेचा, ओके आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Important points about intermediate goods: they are generally purchased by one production unit from another production unit। For example, अमूल से मिल्क खरीदा हैवमोर कंपनी ने, हैवमोर कंपनी उससे क्या करेगी? आगे आइसक्रीम बना के उसको बेचेगी। तो नॉर्मली एक कंपनी दूसरी कंपनी से खरीदती है फॉर प्रोसेसिंग थिंग्स। दे हैव डिराइव डिमांड, जैसे वही हैवमोर की आइसक्रीम की डिमांड होगी तभी तो अमूल कंपनी के मिल्क की डिमांड होगी। तो दे हैव डिराइव डिमांड। फाइनल गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड, इंटरमीडिएट गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड। Durable goods purchased by the government for military purpose are included under the category of intermediate goods as they are used to produce defense services and not for market sale। ये ध्यान देने वाली बात है कि मशीनरी टाइप गुड्स अगर मिलिट्री लेती है तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड मानते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उस मशीनरी से मिलिट्री अपने देश को सर्विसेज दे रही है, इसलिए वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड। और उन सर्विसेज में वो मशीनरी पूरी तरीके से यूज होने के चांसेस हैं।
क्योंकि अगर वॉर होगी तो वो सारी मशीनरी खत्म हो जाएगी। दैट इज व्हाई वी कॉल देम इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। फाइनल गुड के अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू होती है। हम अपने एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अमूल से जब मिल्क लिया था हार्मोन ने, और जब वो आइसक्रीम बेचेगा तो उस आइसक्रीम के अंदर ऑलरेडी अमूल के मिल्क की कॉस्ट इंक्लूड होगी। तो हमेशा फाइनल गुड की वैल्यू ऐड होती है लास्ट इनकम में, इंटरमीडिएट गुड की नहीं होती, क्योंकि फाइनल गुड के अंदर इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऑलरेडी एडेड है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन बाउंड्री। इससे अगेन हमें थोड़ा क्लियर होगा ये समझने के लिए कि कौन सा इंटरमीडिएट गुड है और कौन सा फाइनल गुड है। It is a line around the productive sector. As long as goods remain within the production boundary, they are intermediate goods, and when they come out of this boundary, they are called final goods. जब तक वो उसके अंदर रहते हैं तो वो intermediate goods हैं, जब उस बाउंड्री के बाहर आ जाएंगे तो वो फाइनल गुड है। तो सिंपल शब्दों में, जब तक एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक जा रहा है प्रोसेस होने के लिए, तो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है और फिर वो इंटरमीडिएट गुड है। जैसे ही प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाएगा तो वो क्या है, फाइनल गुड। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, फार्मर ए ने प्रोड्यूस किया कॉटन वर्थ ₹2000 और उसने दे दिया बी को। बी ने उससे थ्रेड बनाई वर्थ 3000 और सी को दे दी। सी ने उससे क्लॉथ बनाई 4500 रुपीज की। अभी देखिए, अब तक एक कंपनी ए से बी टू सी जा रहा था, तो ये क्या था आपका इंटरमीडिएट गुड, और ये जो बाउंड्री है ये क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री। जब यही क्लॉथ आगे कंज्यूमर को बिकने के लिए आ गया मार्केट में, तो ये हो गया फाइनल गुड। यहाँ पे मैंने सेम लिखा है, when the goods goes from farmer A to producer B to producer C, the good is in production boundary and is an intermediate good. But when it is available for sale to a consumer, it will become a final good as it is out of from production boundary. मतलब प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ गया तो वो आपका फाइनल गुड हो गया। जब तक प्रोडक्शन बाउंड्री में है वो इंटरमीडिएट गुड है। मान लीजिए अगर वो सी से आगे डी को भी बेच देता, वो क्लॉथ आगे किसी और को बेचता, तो वो तब भी प्रोडक्शन बाउंड्री में रहता। जब तक ये कंज्यूमर के लिए बिकने के लिए नहीं आएगा तब तक उसको हम फाइनल गुड नहीं कहेंगे। और सिर्फ फाइनल गुड नेशनल इनकम में आता है, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आती। देखिए हम कैसे क्लासिफाई करते हैं गुड्स को, फाइनल गुड में, इंटरमीडिएट गुड्स में। अ गुड कैन बी एन इंटरमीडिएट गुड और अ फाइनल गुड, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इट्स यूज। एक ही गुड फाइनल भी हो सकता है, वही इंटरमीडिएट भी हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब हाउस होल्ड मिल्क लेके जाते हैं तो वो फाइनल है, और जब उसको कंपनीज आगे प्रोसेस करती हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड है। फॉर एग्जांपल, तो हम क्या देखेंगे, हम गुड नहीं देखेंगे, हम देखेंगे वो गुड इस्तेमाल कैसे हो रहा है, आगे प्रोसेस हो रहा है या रीसेल हो रहा है, तो फिर वो इंटरमीडिएट है, वरना वो फाइनल है। फॉर एग्जांपल, शुगर यूज्ड बाय स्वीट मेकर इज एन इंटरमीडिएट गुड, whereas same sugar used by the household is known as final good. देखिए, goods used up in the same year is called intermediate goods. However, if they are not used up in the same year and are kept for using in the next year, they are termed as final goods for that present year. ये एक ट्विस्ट है। ये क्या है, अगर इंटरमीडिएट गुड है और वो उस साल में इस्तेमाल नहीं हुआ है तो अगले साल के लिए वो फाइनल बन जाएगा। हम एग्जांपल से लेते हैं। मैंने कहा एक स्वीट सेलर ने 100 kg ऑफ शुगर ली थी। अब शुगर जो है वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड था, पर उसमें से सिर्फ 70 kg शुगर उसने यूज करी इन दिस ईयर, 30 kg उसके पास रह गई। तो ये 30 kg फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर विल बिकम फाइनल गुड एंड दिस 30 kg विल बिकम इंटरमीडिएट गुड इन दी नेक्स्ट ईयर। तो अगर कोई इंटरमीडिएट गुड रह जाता है, इस साल यूज नहीं होता है, तो वो अगले साल के लिए इंटरमीडिएट बनेगा, इस साल के लिए वो फाइनल बन जाएगा। आई होप ये क्लियर हो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, 1 मार्कर पूछते हैं सीबीएसई बार बार। National income includes the value of only final goods, as the value of intermediate goods is already included in the final good. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इंटरमीडिएट गुड में ऑलरेडी फाइनल गुड की वैल्यू होती है, तो नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स आते हैं। आइए डिफरेंस करते हैं बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। मीनिंग, अगर आपने बेसिस नहीं लिखे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो प्लीज ध्यान रखना कि आपने बेसिस लिखने हैं। फाइनल गुड्स आर रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कि अपने कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं। And intermediate goods are used for resale or further production, उसको फर्दर बेचने के लिए यूज किया जाता है। Nature, they are included in domestic and national income. जो फाइनल गुड्स है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, डोमेस्टिक इनकम में भी होते हैं। Intermediate goods are neither included in national income or domestic income. Demand, फाइनल गुड्स have a direct demand, इनकी अपने आप में डिमांड होती है। Intermediate goods have direct demand, अगर फाइनल गुड की डिमांड होगी तो इंटरमीडिएट गुड की डिमांड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आइसक्रीम की डिमांड होगी तो मिल्क की डिमांड होगी। फाइनल गुड्स वैल्यू एडिशन, नो वैल्यू हैज टू बी एडेड टू फाइनल गुड्स, वो आगे और वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकती उनकी। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्रीज होती है,
जैसे मैंने कहा मिल्क 10 रुपीज का था, उसको प्रोसेस करके 30 रुपीज की आइसक्रीम बनाई, तो हमने इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्रीज कर दी। तो इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर हम वैल्यू बढ़ा सकते हैं, फाइनल गुड्स के अंदर हम वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। प्रोडक्शन बाउंड्री, दे आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, तभी वो फाइनल गुड होंगे, एंड दीज आर इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। Example, milk purchased by household and example, milk purchased by a dairy shop for resale. तो अगर एक घर वाले खरीद रहे हैं तो वो आपका क्या है, फाइनल, अदरवाइज वो इंटरमीडिएट है, आगे प्रोसेस हो रहा है। आगे देखिए, हम इनकी कैटेगराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सीबीएसई 1 मार्क्स में पूछता है। मैं इनके क्वेश्चन और आंसर्स दोनों यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। आप देखना आपको कितने करेक्ट होते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं आपने कितने करेक्ट गेस किए थे। पहला है फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल, is this a final or intermediate good? It's a final good. It is a final product as it is purchased for investment, क्योंकि ये आगे घिस नहीं रहा, ये यूज हो रहा है, सालों साल यूज हो रहा है, एंड इससे आगे हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोल यूज्ड अप बाय अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने यूज किया है और वो यूज हो चुका है, यूज्ड अप, यूज्ड बाय, तो ये क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड। It is an intermediate good as it is used for further production within the same year. Coal used by a household, अब ये भी तो कोल यूज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, हाउस होल्ड। तो मोटा मोटा अगर हाउस होल्ड लिखा हुआ है तो भैया कुछ मत देखो उसके आगे क्या लिखा है, सीधा बोल दो भाई वो फाइनल गुड है। तो इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट एज इट इज यूज्ड अप बाय द हाउस होल्ड। चॉक्स, डस्टर्स एक्सेट्रा परचेज बाय स्कूल, नाउ दिस इज अ वन जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और ये आता है, पता नहीं क्यों उनका फेवरेट है। आप सब सोच रहे होंगे ये फाइनल गुड है, आप नहीं तो मतलब काफी लोग इसमें सोच रहे होंगे फाइनल गुड है, तो ये फाइनल गुड नहीं है, ये इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि चॉक्स और डस्टर्स एक ही बार में कंज्यूम हो जाते हैं, उसी साल के अंदर, उसी मंथ के अंदर, उसी वीक में यूज हो जाते हैं, और इसके थ्रू हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ टीचिंग। These are intermediate goods as they are consumed within a year by the school to provide services. Next है unsold coal with the trader at the year end. See, this is the twist. कोल कंपनी ने लिया था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने लिया था, तो वो क्या था, इंटरमीडिएट गुड। लेकिन अगर कोल रह गया, एक साल में यूज नहीं हुआ, तो वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा फाइनल गुड, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड एक साल तक इस्तेमाल नहीं होता तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो हो जाता है फाइनल गुड। तो देखिए, इट इज अ फाइनल गुड एज इट इज नॉट कंज्यूम्ड विद इन अ ईयर। रेफ्रिजरेटर यूज बाय अ फर्म, अगेन अ फाइनल गुड, रेफ्रिजरेटर तो वो बेच नहीं रहे हैं आगे, ठीक है ना। It is a final product as it is purchased for investment. Next देखिए, consumption and capital goods. Consumption goods is referred to those goods which satisfy the wants of the consumers directly, जो उनकी wants को directly satisfy करेंगे। मतलब मैंने वो ले लिया, मैंने उसको यूज किया, मेरे को satisfaction हो गई। जिसके एग्जाम्पल्स है, कैटेगराइजेशंस है। पहला है ड्यूरेबल गुड्स, those goods which can be used over a longer period of time like machinery or phones or something like that, जो एक साल से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स which can be used for a limited period of time, जो एक लिमिटेड पीरियड तक यूज हो सकते हैं, लाइक क्लोथ्स, एक साल से कम यूज होते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो एक ही बार यूज किया खत्म हो गए, which are used up in a single consumption. Services, non tangible goods which directly satisfy human wants. नॉन tangible मीन्स हम उनको छू नहीं सकते पर वांट को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है, तो वो एक आपको सर्विस दे रहा है, यू कैन नॉट टच इट बट यू कैन फील द इफेक्ट कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट देखिए, capital goods refer to those final goods which help in production of other goods and services, तो दूसरे गुड्स को बनाने में मदद करते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल कुल्फी वाले के कुल्फी के कंटेनर्स, ठीक है, या फैक्ट्री की मशीनरीज। They are used for the productive purposes and have expected lifetime of several years, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काफी सालों तक वो चलेंगे। They do not get merged into production process, जैसे मैंने कहा था कुल्फी का कंटेनर कुल्फी में मर्ज नहीं होता। फिर दे नीड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वो खराब हो जाते हैं, उनको ठीक करवाने की या चेंज करने की जरूरत पड़ती है। दे हैव डिराइव्ड डिमांड फ्रॉम अदर गुड्स व्हिच दे हेल्प टू प्रोड्यूस। एक बात प्लीज ध्यान रखना, आपने अब तक इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड किया है, इन चारों को आपस में कंफ्यूज मत कीजिए। कंजम्पशन गुड आपका फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, ठीक है। कैपिटल गुड्स आपका फाइनल गुड होता है, इनको आपस में कंफ्यूज मत कीजिए। अब जैसे कि एक मैं हूँ गौतम, मैं एक फादर भी हूँ, मैं एक बेटा भी हूँ, मैं किसी का भाई भी हूँ, तो हूँ तो एक ही गौतम। सिमिलरली गुड्स कैन बी इन डिफरेंट कैटेगरीज, उनको आपस में कंपेयर मत कीजिए। The same good can be consumption good and also capital good. It depends on the ultimate use of the good, जो कैसे यूज हो रहा है।
ठीक है। अब देखो मैंने आपको कुल्फी की कंटेनर का एग्जांपल दिया कि कुल्फी वाला यूज कर रहा है, हम लोग कुछ लोग घर पे भी तो कुल्फी बनाते हैं, तो वो कुल्फी का कंटेनर तब क्या हो जाएगा, कंजम्पशन गुड, और जब वो कुल्फी वाला यूज कर रहा तो वो कैपिटल गुड। नेक्स्ट आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। सी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है टोटल पैसा जितना भी इकोनॉमी में लगाया गया है, एडिशन मेड टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस वर्ड का मतलब उसमें डेप्रिसिएशन आ जाता है। आप सबने अगर अकाउंट्स में किया होगा पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो हमारा प्रॉफिट आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और पीएनएल अकाउंट का आता है नेट प्रॉफिट, क्योंकि उसमें एक फर्क होता है कि ट्रेडिंग में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते और हम पीएनएल में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। Net investment, the actual addition made to the capital stock of an economy in a given period of term is termed as net investment. Next, depreciation. It refers to a fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear on passage of time or expected obsolescence. मतलब जब किसी चीज को लगातार यूज करने से या पुरानी हो जाने से या टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाने से उसकी वैल्यू गिर जाती है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। Depreciation of an asset is mainly due to three reasons. First, normal wear and tear, that is continuous use of an asset reduces its productivity, कि लगातार उसको यूज करने से उसकी productivity गिर जाती है। Passage of time, asset lose their value with time due to natural factors. That is, आप मान लो कि बारिश आ रही है, धूप है, उसके साथ आपकी गाड़ी बाहर खड़े खड़े भी तो खराब हो जाती है, तो उसे passage of time कहते हैं। Expected obsolescence, जब टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तो उसकी वैल्यू अगेन कम हो जाती है। हम लोग एक कार लेके आते हैं, उसका जब अपडेटेड मॉडल आता है 1 साल 2 साल बाद, तो व्हाट हैपन इज हमारी कार की वैल्यू गिर जाती है क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजी हमारी कार से बेटर होती है। सी पीपल कंफ्यूज डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, उनकी अपनी एक अलग अहमियत है। डेप्रिसिएशन होता है नॉर्मल वेयर एंड टियर से, कैपिटल लॉस होता है जब आपने कोई प्रोडक्ट पे नुकसान कर दिया, जैसे आपकी प्रोडक्ट जल गया, चोरी हो गया, या आपने उसको नुकसान पे बेच दिया क्योंकि आप उसको ढंग से यूज नहीं कर पा रहे थे, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल लॉस। Meaning, depreciation, it refers to fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, passage of time or expected obsolescence. And capital loss क्या होता है? It refers to loss in the value of fixed asset due to unforeseen obsolescence, natural calamities, theft, accident, etc. तो ये वैल्यू का गिरना होता है और ये वैल्यू को आपने पूरा नुकसान हो गया है, दैट इज आपने या तो उसको बेच दिया या नेचुरल कैलामिटी के खराब हो गया, व्हाटएवर इट इज। प्रोविजन फॉर लॉस, हम डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाते हैं, हम जिस दिन मशीनरी खरीद के आते हैं उसी दिन से हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। व्हाट इज दैट अकाउंट एक्चुअली, किसी को नहीं पता, सब अकाउंट्स पढ़ लेते हैं पर ये पढ़ते नहीं है कि भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है क्या। वो ये है कि भैया हमको पता है कि मशीनरी डेप्रिशिएट होगी, तो क्यों नहीं हम उस मशीनरी की कुछ वैल्यू ऐड करते जाएं, प्रोविजन बनाते जाएं, ताकि जब नई मशीनरी लेनी हो तो हमारे पास डाउन पेमेंट या फिर उस मशीनरी को खरीदने के लिए पैसा हो, तो वो हम डेप्रिसिएशन का बना सकते हैं। पर कैपिटल लॉस के लिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता ना कब बाहर आ जाएगी, कब हमारा एकदम से पूरा पूरा मशीनरी जल जाएगी या कुछ भी, तो नो सच प्रोविजन कैन बी मेड फॉर कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन में हमें एक एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम पता होता है कि प्रोडक्ट इतने टाइम तक चलेगा। जैसे हम कार लेते हैं तो हम सबको पता है कि अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 to 7 ईयर्स तक हम उसको यूज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर ओन चॉइसेस। तो आप उस हिसाब से अपनी दूसरी गाड़ी के लिए पैसे अगर पहले से जमा करना शुरू कर देंगे तो उसको हम कहेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोडक्शन प्रोसेस, इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन को कोई इफेक्ट नहीं करता। कैपिटल लॉस हैम्पर, क्योंकि मशीनरी जल गई, खराब हो गई, तो फिर वो मेरी को लॉस कर देगी। नेक्स्ट आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सी व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, हम सब इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, जब भी हम कोई सर्विसेज देते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, टैक्स पे करते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। तो it refers to difference between indirect tax and subsidies. What are subsidies? Subsidies होता है जब गवर्नमेंट अपनी जेब से कुछ पैसा डालती है ताकि आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट सस्ता मिले। जैसे एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर आपके घर में जितना आता है, मान लो 400 या 500, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, तो वो एक्चुअली में 1200 या 1300 का पड़ता है, लेकिन आपको 500 का क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट बाकी पैसा गवर्नमेंट देती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं और सब्सिडीज को माइनस करते हैं ताकि हमारे पास एक्चुअल टैक्स आ जाए, जिसे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। Indirect taxes refer to those taxes which are imposed by the government on production and sale of goods and services, मतलब जो गवर्नमेंट लगाती है। इसका अभी एग्जांपल जीएसटी है, लेकिन आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में बुक्स में शायद जीएसटी दिखे या एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी दिख सकता है। These are also indirect, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स भी दिख सकता है। These are all indirect taxes। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे आप मेरे साथ यहाँ पे तो आपको वो सब वर्ड्स भी दिखेंगे।
Subsidies refer to financial assistance given by the government to an enterprise on the production of certain commodity. जब गवर्नमेंट कुछ पैसे डालती है अपनी तरफ से, जैसे यहाँ पे वही एलपीजी सिलेंडर का एग्जांपल लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। सी फैक्टर कॉस्ट होता है एक कंपनी को बनाने का कितना खर्चा बढ़ा है उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, और मार्केट प्राइस होता है जिसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। Factor cost, it refers to the amount paid to factors of production for their contribution in the production process. That is land, labor वगैरह को जो हम पे करते हैं। Market price, it refers to the price at which the product is actually sold in the market, जिस प्राइस को बेचा जाता है। तो market price equal to factor cost plus indirect taxes minus subsidies, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं factor cost plus net indirect taxes। Don't worry, आपको फॉर्मूले याद नहीं करने। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो मेरी बनेगी थर्ड चैप्टर की, उसमें मैं आपको फॉर्मुलेस भी दिखाऊंगा जो ऑब्वियसली बुक्स में अवेलेबल होते हैं, प्लस एक अपनी ट्रिक भी दिखाऊंगा कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। मेरे ट्रिक से करना थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। NFIA होता है कि कितना पैसा हमने बाहर से कमाया और कितना दिया। देखिए कुछ इंडियंस बाहर भी रहते हैं, तो उनका जो पैसा है, जो रेजिडेंट अगर इंडिया के, तो उनका पैसा हमारे देश में ऐड होगा। सिमिलरली कुछ फॉरेनर्स भी इंडिया में कमा रहे हैं, तो उनका पैसा हमारे देश में से माइनस होगा, तो उसको उस डिफरेंस को हम कहेंगे NFIA। It refers to difference between factor income received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world. NFIA is equal to factor income earned from abroad minus factor income to abroad. इसको याद करने का एक तरीका है FIFA minus PITA. FIFA minus PITA. FIFA is factor income from abroad. PITA is factor income to abroad. कितना पैसा इंडियंस बाहर से लाए, कितना पैसा यहाँ से बाहर ले गए अंग्रेज फॉरेनर्स। FIFA, it is the factor income earned by normal resident of a country from the rest of the world, मतलब normal resident जो कमाते हैं पैसा बाहर से। और FITA, it is the factor income paid to the normal resident of the other countries from the factor services within the economic territory. National income is equal to domestic income plus NFI। अभी आपको ये नहीं निकालना, सिर्फ बताया जा रहा है, निकालने के तरीका हम आपको दिखाएंगे कि डोमेस्टिक इनकम भी कैसे निकलती है, नेशनल इनकम भी कैसे निकलती है इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि इसको शेयर करें, लाइक करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर लोग सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो मैं अगली वीडियो भी बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।